हेलो एवरीवन, दिस इज़ फहद एंड आई वेलकम यू टू फहद पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन इस चैप्टर में क्या है कि आप लोगों का जो टॉपिक है इसमें से बहुत सारा चीज़ को रिडक्शन किया गया है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। तो सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक में दो टॉपिक को सब टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो पहले आज हम लोग वो बात कर लेते क्या पढ़ना है, और इसके अलावा सीबीएसई के द्वारा एक और टॉपिक जो है इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है G20 समिट के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ना है। तो उसमें क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेंगे। तो पहले पढ़ना क्या है इस टॉपिक में वो देखिए। इस चैप्टर में जो ये सारा टॉपिक जो स्टार्टिंग से है वो सारा डिलीटेड है। तो आप लोगों को पढ़ना है इसमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। कहाँ गया ये कहाँ गया? हाँ, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ये टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों के सिलेबस में ये टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। और फिर इसके बाद फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो ये टॉपिक को पढ़ना है। बस इन दो टॉपिक को पढ़ना है। और उसके अलावा एक चीज़ और है जो आप लोगों को ऐड किया गया है खास तौर पे 2023-24 के स्टूडेंट्स के लिए, वो है ये एग्जामिन द सिग्निफिकेंस और रोल ऑफ G20 एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द लाइट ऑफ इंडियन प्रेजेंट रोल। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड किया गया है खास करके 2023 एंड 24 वाले बैच के लिए। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को शुरू करें, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं फहद पाठशाला, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डू हिट द बेल आइकन सो दैट एवरी वीडियो ऑफ माय चैनल इजीली रीच टू यू। तो ये जो वर्ड है ग्लोबलाइजेशन, तो ये बहुत फैमिलियर वर्ड है। आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे क्योंकि आप लोग को ये टॉपिक जो है हिस्ट्री में पढ़ना था। तो हिस्ट्री में आप लोग को जो चैप्टर था कि वो आप लोग चाइना सिल्क रूट वाला पढ़े थे कि पूरा वर्ल्ड आपस में एंशिएंट टाइम से इंटरकनेक्टेड था। तो बेसिकली वो ग्लोबलाइजेशन वो भी था, लेकिन वो जो ग्लोबलाइजेशन था वो बहुत स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस था। लेकिन अभी जो के टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन है वो काफ़ी फास्ट हो चुका है। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ नथिंग बट द इंटीग्रेशन of countries, of different countries in the world, with the help of MNCs. Okay, it's a rapid integration, right? तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएगा और वो बहुत तेज़ी से होगा, बहुत फास्ट होगा। और ये चीज़ मुमकिन कब हो पाएगा, जो MNCs होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनीज कह लो, उनके वजह से ये एक कंट्री दूसरे कंट्री से आपस में इंटरकनेक्शन होता है और वेरी फास्ट होता है। और इसके पीछे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि ये जब पॉसिबल होता है फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू। कोई भी कंपनी जब बाहर से आती है दूसरे कंट्री में अपना सेटअप डालती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके आती है और वो एक कंट्री दूसरे कंट्री में इंटरकनेक्ट हो जाती है और ये बहुत फास्ट एंड रैपिड मेथड होता है। तो ये बेसिकली इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो बहुत शॉर्ट चीज़ नहीं है, बहुत इस वर्ड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लो कि जब हम लोग हिस्ट्री में जो पढ़े थे कि ग्लोबलाइजेशन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो हम लोग वहाँ पे जाने थे। तो फिर से जान लेते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि एक कंट्री आप दूसरे कंट्री से आपस में कनेक्टेड होता है। और जब कनेक्टेड होता है तो बहुत सारी चीज़ों का इधर से उधर जाना आना होता है। सिर्फ कैपिटल का जाना आना नहीं होता है, सिर्फ लोगों का जाना आना नहीं होता है, साथ में टेक्नोलॉजी का भी जाना आना होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का भी जाना आना होता है। तो कहने का मतलब है एक कंट्री से दूसरे कंट्री इन सारे चीज़ों का आदान प्रदान होता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ MNCs, विद द हेल्प ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो जो ग्लोबलाइजेशन आप समझ गए क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन का अगर डेफिनेशन देख लो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। तो वही चीज़ है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से आपस में रैपिड तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा या इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अहम रोल निभाएगा कौन? MNCs निभाएगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है पहले आप उसको जान लो। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है जैसे कि कोई कंपनी है, इंडिया की मान लो कोई कंपनी है, वो जो है अब जो है वो इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि वो अब जा कर के जो है चाइना में भी अपना प्रोडक्शन करना चाहती है, या फिर आप जान लो कि यूरोप में भी अपना प्रोडक्शन को जो सेल्स प्रोडक्ट है उसको गुड्स को वहाँ बेचना चाहती है वहाँ के मार्केट में। तो वैसी कंपनी
और उसके लिए उसको वहाँ पे भी अपना सेटअप डालना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहती है कि वहाँ पे अगर हम सेटअप डाल लेंगे तो वो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा, तो वहाँ पे भी उसको सेल कर सकते हैं। और हो सकता है उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो आईटी सर्विस है या कस्टमर केयर सर्विस है, वो किसी और दूसरे कंट्री से हायर करके किया जा रहा है। तो बेसिकली एमएनसी जो होती है वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसका सेटअप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है। तो इस तरीके से उसका सिस्टम चलता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो आप कि जो एप्पल कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है, वो मान लो कि कंपनी है यूएस की कंपनी है। तो एप्पल का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में भी होता है, एप्पल का मार्केट वर्ल्ड में है। तो एप्पल के लिए आईटी अगर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह लो या फिर कस्टमर केयर सपोर्ट कह लो, तो वो इंडिया जैसी कंट्री से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सपोज दैट कि वो जो इसका टेक्नोलॉजी है एप्पल फ़ोन का, वो कहाँ से आया, वो तो आया यूएस से, लेकिन उसका मार्केट पूरे वर्ल्ड में है। तो उसका प्रोडक्शन जो हो रहा है वो इंडिया में भी हो रहा है। तो इंडिया में भी जो एप्पल कंपनी वो अपना सेटअप डाली। अब यहाँ से जो प्रोडक्शन हो रहा है, अब मान लेते हैं इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो फिर पूरे वर्ल्ड में हर जगह बिक रहा है, लेकिन अब इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगा कस्टमर केयर वाला, तो वो कहाँ से सॉर्ट आउट होगा, वो इंडिया में मान लेते हैं इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ को ऑनलाइन सॉर्ट आउट करेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि एक कंपनी जो किसी और जगह की है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में अपना सेटअप डाल रही है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन कर रही है, और उसके साथ साथ उसको अगर कस्टमर केयर चाहिए तो वो भी डिफरेंट कंट्री से उठा रही है। तो इस तरीके से जो सिस्टम होता है, जो डिफरेंट कंट्री को इंटीग्रेट करता है और उस डिफरेंट कंट्री में अपना सेटअप डालता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेड को बढ़ाता है और डिफरेंट कंट्री को आपस में इंटरकनेक्ट करता है रैपिडली, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो एमएनसीज का बहुत बड़ा रोल होता है ग्लोबलाइजेशन को बेहतर से बेहतर तरीके से इफेक्ट में लाने के लिए। क्लियर हो गया? तो चलो, तो यहाँ पे वही बात बताया गया है, बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी, देयर इज अ मोर वे विच कैन कंट्रीज बी कनेक्टेड। तो कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं होता है, लोगों का आना जाना ही नहीं होता है, जिससे ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इसमें जो है और भी चीज़ें होती हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाती है, जो ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट में लेकर के आती है। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्री के लोग जो है दूसरे दूसरे कंट्री में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वो भी इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारे लोग जो है हेल्थ चेकअप के लिए दूसरे कंट्री में जो सस्ता होता है वहाँ जाते हैं, इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया से बहुत सारे लोग जो है यूरोप के कंट्री में, कई कंट्री में जाते हैं खासतौर पर MBBS करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो ये भी एक पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, राइट। और बहुत सारे लोग जो है जो इंडिया के सब कंटिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी, यूरोप में भी जान लो आप, यूरोप में भी मेडिकल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो कुछ लोग वहाँ से यहाँ पर भी आते हैं ऑपरेशन सर्जरी वगैरह कराने के लिए, कि यहाँ पे इसका कॉस्ट बहुत कम है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। चाहे एजुकेशन सेक्टर में देख लो या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से भी ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट में आए, क्योंकि बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो जा रहा है वो बाय शिप जा रहा है, बाय पोर्ट जा रहा है, बाय प्लेन जा रहा है। तो ये भी एक तरह का काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन को मेक इनटू इफेक्ट में लेके आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप एजुकेशन को भी देख लो। तो कहने का मतलब है ये ग्लोबलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लोगों का आना जाना नहीं है, इसके साथ गुड्स एंड सर्विसेज का भी आना जाना है। इसके साथ जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो इससे क्या होता है, लोगों का कल्चर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है, लोगों का फूड एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है। जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो लोगों का लैंग्वेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है, राइट। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत एक ब्रॉड चीज़ है। ठीक है, तो चलो, अब हम लोग ग्लोबलाइजेशन को समझ लिए, अच्छे से समझ लिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन को ईजिली इफेक्ट में लेकर के आता है, जो उस पर डिपेंड करता है। ग्लोबलाइजेशन उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन क्विक, फास्ट एंड ईजीली और बड़े पैमाने पे हो पाएगा। तो सबसे अहम रोल होता है टेक्नोलॉजी का। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी जो है आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल निभाता है ग्लोबलाइजेशन को फास्ट एंड फ्यूरियस बनाने के लिए कह सकते हो आप। तो सपोज दैट आप जैसे कि मान लो कि आप पहले जो है लोग अगर मुस्लिम कम्युनिटी के मान लें तो लोग हज करने जाते थे। तो हज करने के लिए लोग पहले क्या चीज़ से जाते थे, शिप से जाते थे। यहाँ से मान लेते इंडियन सब कंटिनेंट से लोग जा रहे होते हो सऊदी अरबिया, तो यहाँ से समुंदर से लोग जब जाते थे तो वो बेसिकली शिप से जाते थे, महीनों दिन लग जाता था। तो लेकिन अब जो है पिलग्रिमेज जो लोग जाते हैं होली प्लेस पे, तो अब बाई प्लेन लोग जाते हैं, वो विदिन 2, 3, 4, 5 आवर्स में लोग पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन में टेक्नोलॉजी के आने से ग्लोबलाइजेशन
ईजी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप कहीं इंफॉर्मेशन के लिए, आप कहीं बात करते हो कम्युनिकेशन के लिए, तो अब आप क्या क्या चीज़ का यूज़ करते हो? अब आप वीडियो कॉल का यूज़ करते हो, अब आप जो है मेल्स का यूज़ करते हो, व्हाट्सएप कॉल का यूज़ करते हो। तो पहले ये सब चीज़ नहीं था, पहले चिट्ठी के माध्यम से चीज़ें जाती थी। तो चिट्ठी जाने में या फिर कह लो कि आप लेटर्स जाने में कितना टाइम लग जाता था, लेकिन अभी के टाइम में ये सारा चीज़ बहुत क्विक एंड फास्ट हो चुका है। वाई? बिकॉज द इनकमिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सेक्टर, राइट। तो ये चीज़ है। अगर ट्रांसपोर्टेशन का एक और बात कर लो, तो जैसे कि ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर्स होता है। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखते होगे कि जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे जो साइट ऑफिस होता है, वो बेसिकली कंटेनर टाइप का होता है, बड़ा सा क्यूबॉइड टाइप का होता है। लगता है कि ट्रक का कुछ है या फिर कोई ट्रेन का बॉगी है, लेकिन वो उसी को कंटेनर कहते हैं। तो उसके अंदर ऑफिस होता है, उसके अंदर जाओगे आप तो लगेगा कि ये तो बड़ा सा रूम है, लेकिन बेसिकली वो कंटेनर होता है, वो पोर्टेबल होता है, इधर से उधर आप हटा सकते हो उसको, ठीक है। तो वो चीज़ जो होता है वो कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत काम आता है। जैसे कि सपोज दैट पहले के लोग कोई कंपनी है, सपोज दैट XYZ, वो जो है कार मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब कार वो मैन्युफैक्चर करती है, तो अब उस कार को आप क्या करोगे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपको बना करके बेचना है, राइट। अगर आपको बना करके बेचना है, तो आप जब उसको बेचोगे तो आपको उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में आपको वेरियस नंबर्स ऑफ आपको लेबर्स लगेगा, ताकि वो लेबर जो है वो उस कार को जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से उसको उठा करके जो है ट्रक में, बड़ा बड़े ट्रक में लोड करेगा, उठा के। तो इसमें फिर उसको लोड करने के बाद फिर वो एक ट्रक में मान लेते 3 कार 4 कार आ रहा है, फिर वो ट्रक लेकर के जाएगा सी पोर्ट तक, फिर वो सी पोर्ट से उठा करके फिर वो उसको शिप पे डिपोर्ट किया जाएगा, फिर वहाँ से फिर जाएगा। तो ये सब में मैनुअल लग रहा है, सब में इंसान काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक बार में 4 कार 3 कार 5 कार जा रहा है। लेकिन जो कंटेनर होता है, बड़ा बड़ा कंटेनर होता है, एक लॉरी में 2-2 3-3 4-4 कंटेनर आ जाता है। तो अब एक कंटेनर में अगर मान लेते हैं 4-5 कार आ गया, मिला जुला करके 2-4 कंटेनर में मान लेते हैं 15-20 कार आ गया, तो एक लॉरी में 20 कार एक बार में आप जो है क्रेन के माध्यम से लॉरी को ऐसे लॉरी क्या करता है, क्रेन को ऐसे उठाता है, जहाँ पे उसको रखना होता है वहाँ रख देता है, फिर वो चीज़ जाती है, फिर शिप के पास जाता है पोर्ट में, फिर वहाँ पे एक अलग सा क्रेन होता है, वो उठाता है, फिर वो शिप पे पोर्ट डंप कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है। यहाँ पे बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम बच रहा है, और ये चीज़ फास्ट हो गया, जल्दी हो गया। तो बहुत जल्दी में आप चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेज पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इन द राइट क्या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है हर एक सेक्टर में, ठीक है। अब आप हेल्थ का बात कर लो, तो हेल्थ के मामले में भी डॉक्टर यहाँ है और यूएस में किसी पेशेंट को देखना है, तो यहाँ से बैठ करके भी ऑनलाइन जो है वो डायग्नोसिस हो जाता है, कंसल्टेशन हो जाता है, ठीक है। आज आप यहाँ हो, कल कहीं और रहोगे। और मान लेते अभी कोविड में आप देखे थे कि ऑनलाइन स्टडी का सिस्टम बहुत बहुत बड़े पैमाने में चला था। तो ये क्या है, तो बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम क्या है, ऑनलाइन सिस्टम में जो पढ़ाई कर रहे हैं लोग, तो उसमें भी क्या है, ये भी एक तरह का टेक्नोलॉजी का ही यूज़ है, जो कि लोगों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री आसानी से इंटरकनेक्ट कर पा रहा है। तो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो वॉइस मेल कह लो, ईमेल कह लो जी, और भी वेरियस अदर इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ले जाने का कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो सैटेलाइट के थ्रू भी होता है। दिस ऑल हेल्प टू व्हाट, दिस ऑल हेल्प्स टू इनकलकेट द ग्लोबलाइजेशन इन अ वेरी फास्ट एंड रैपिड मैनर, ओके। तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक आईटी का भी एक एग्जांपल और दिया गया है। जैसे कि सपोज दैट को लंदन में कोई कंपनी है जो मैगजीन्स बनाती है, राइट। तो वो मैगजीन बनाती है, लेकिन वो उसको प्रिंट करने का जो जिम्मेदारी दिया गया है वो इंडिया दिल्ली में बैठी हुई कोई कंपनी है उसको दिया गया है। तो वो लंदन में बैठी हुई कंपनी है, वो जो मैगजीन पब्लिश करती है, वो उसका कंटेंट को बना करके मेल कर दिया गया दिल्ली ऑफिस में, जो दिल्ली में वो जो प्रेस कंपनी है। तो वो अब इस कंटेंट को लेकर के बस छापना है और प्रेस इसको प्रिंट करके वापस से जो है निकाल करके इसका हार्ड कॉपी सारा जो है बाय कुरियर भेज देगा वहाँ, अब वहाँ के मार्केट में बिकेगा। तो ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी का हेल्प है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे जो है ग्लोबलाइजेशन ईजी पॉसिबल हो पाया। क्लियर। तो पहला जो हम लोग फैक्टर देखें कि ग्लोबलाइजेशन को जो बड़े पैमाने में पॉसिबल कर पाता है वो है टेक्नोलॉजी। क्लियर। और दूसरा चीज़ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग देखें। अच्छा, टेक्नोलॉजी के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो इसको पॉसिबल कर पाता है, ग्लोबलाइजेशन को इजी और फास्ट कर पाता है, वो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो लिबरलाइजेशन क्या है, पहले आप उसको जान लो।
तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्री कर देना, आज़ाद कर देना, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े हो। तो यहाँ पे बेसिकली लिबरल का मतलब होता है कि कोई कंट्री अगर दूसरे बाहर की कंट्री को अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने दे रही है और यहाँ पे धंधा डालने को अलाउ कर रही है, यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने को अलाउ कर रही है, यहाँ पे अपनी कंपनी का सेटअप डालने को अलाउ कर रही है, तो ये जो कंट्री है वो कहेंगे कि ये लिबरल है दूसरे कंट्री के लिए कि वो यहाँ पे आकर के इन्वेस्टमेंट करे और अपना बिजनेस को फैलाए। तो बेसिकली ये जो बाहर की कंपनी आती है जो यहाँ पे सेटअप करती है वो बेसिकली एमएनसीज होती है। तो ये चीज़ से क्या होता है, जब अगर कोई कंट्री लिबरल होगा तो इससे ग्लोबलाइजेशन और ईजी होगा और फास्ट होगा और बेहतर तरीके से चीज़ें निकल करके आएंगी। लेकिन अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर ले, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात कर ले, तो अगर जब से पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, तुरंत जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट ये देख रही थी कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उस लेवल पे नहीं है कि वो बाहर के जो फॉरेन एमएनसीज बड़ी बड़ी कंपनी है उस टाइम पे उनसे कम्पीट कर पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया उस वक्त बहुत पीछे था। फिर इंडिया के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया बहुत पीछे था। इंडिया फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना पाता था, क्योंकि इंडिया और दूसरी चीज़ क्या था कि इंडिया जो है ना, क्वालिटी का चीज़ और जो फिनिशिंग प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली नहीं बना पाता था। तो इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट क्या की कि अपने जो प्रोड्यूसर्स थे इनको बचाने के लिए, ताकि ये अपने अपने अपना जो बिजनेस है, अपना जो सेटअप है, उसको बेहतर तरीके से जमा पाएँ और ग्रो कर पाएँ, इसके लिए क्या किया गया कि क्या की गवर्नमेंट कि जो बाहर की एमएनसी कंपनीज थी उसको जो है ट्रेड बैरियर लगा दिया, यानी कि उसको इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए या फिर इंडिया में अपना सेटअप डालने से अलाउ नहीं किया, ठीक है, ट्रेड बैरियर लगा दिया। जिससे क्या हुआ कि एक तरीके से लिबरल जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट नहीं दिखाई। वो इंडियन गवर्नमेंट एक ट्रेड बैरियर लगा दी बाहर के एमएनसीज के लिए, ताकि अपने जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्शन को बेहतर कर पाएँ, फैला पाएँ, इंडियन मार्केट में अपना दबदबा बना पाएँ। तो एक टाइम पे जब बहुत सारी एमएनसीज जो है जब वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही थी, वो सारी एमएनसीज जो मशीन बनाती है, जो फर्टिलाइज़र बनाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, अदर इक्विपमेंट्स बनाती है, तो जो फिर क्लोथिंग मर्चेंट का काम करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है, तो इन सारी कंपनी, इन सारी एमएनसीज को इंडिया में अलाउ नहीं किया गया उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ 1960s से 50s से लेकर के 1990s तक ऐसा रहा कि अलाउ नहीं किया गया। लेकिन 1990s के बाद से बहुत सारा वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनडीपी हो गया और भी बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लोग इंडिया गवर्नमेंट में प्रेशर बनाए कि आप क्यों नहीं लिबरल हो रहे हो, आपको भी अपने प्रोड्यूसर्स को अगर बढ़िया बनाना है या फिर वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन को इजी करना है, इंटरकनेक्शन को इजी और फास्ट करना है, बेहतर करना है, तो आपको भी जो है लिबरल होना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट भी देख रही थी कि अब इतना टाइम हो गया है, हमारे प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर भी अब उस लायक हो चुके हैं कि वर्ल्ड लेवल के मार्केट से कम्पीट कर पाएँ, और जब कम्पीट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये लोग भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ये लोग भी अच्छे क्वालिटी का चीज़ बना पाएंगे, फाइन क्वालिटी का चीज़ बना पाएंगे, और उनको भी पता चलेगा कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं इंडिया में, उनको भी वर्ल्ड लेवल की चीज़ों को कंज्यूम करने का मौका मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उस टाइम की, वो अराउंड 1991 के दौरान जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है लिबरल कंसेप्ट को लेकर के आई और बाकी एमएनसीज को अलाउ किया कि वो आप इंडिया में आओ, अपना सेटअप डालो, और ट्रेड बैरियर को हटा दिया गया इस तरीके से। तो इसके बाद क्या फ़ायदा हुआ, लिबरलाइजेशन होने की वजह से हमारा जो कंज्यूमर था उन लोगों को बेहतर प्रोडक्ट मिलने लगा, ठीक है। हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे वो अब उनको समझ में आ गया था कि वर्ल्ड लेवल पे ये प्रोडक्ट चल रहा है और ये इस लेवल के क्वालिटी का चल रहा है, इसका इतना फिनिशिंग है। तो उस लेवल को कम्पीट करने के लिए हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उस लेवल की क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने लगे, उस फिनिशिंग का प्रोडक्ट का क्वालिटी बना वाला चीज़ बनाने लगे, ठीक है। और उनको रेट भी देखना होता था कि बाहर का जो रेट सस्ता आ रहा है क्योंकि वहाँ बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे उस तरीके का प्रोडक्शन हो रहा है जो रेट भी मतलब मोर और लेस जो है हमको उस लेवल से रेट रखना होगा। तो मोर और लेस ये कह सकते हो आप कि इससे क्या हुआ कि हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो अब अच्छा क्वालिटी का चीज़ बनाने लगे, वो अब उस फिनिशिंग को देने लगे और एक बेहतर से बेहतर जो प्रोडक्ट है वो निकल के आने लगा, ठीक है। और इससे जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं इंडिया में उनको बेहतर चीज़ अवेलेबल होने लगा। तो वही बात कहा गया है कि रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट नोन एज द लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट द रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट सो दैट द अदर एमएनसीज कम इन टू द कंट्री एंड डू द बिजनेस, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड द लिबरलाइजेशन इन द इकोनॉमिक सेक्टर, राइट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अभी तक हम लोग क्या देखें, हम लोग अभी तक जो है ग्लोबलाइजेशन देखें क्या होता है और क्या फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन को इजी एंड फास्ट एंड रैपिड और बेहतर बनाता है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर जो जो आप लोगों का बुक से जो कंटेंट था वो इतना ही था। फिर उसके बाद आप लोगों को जिस चैप्टर में एक टॉपिक ऐड किया गया है G20 वाला टॉपिक, तो उसका तो चूँकि बुक में नहीं है अवेलेबल है चीज़, तो उसका हम खुद से एक मटेरियल बनाए हैं और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके इस लेक्चर में ऐड किए, तो उसको हम लोग जान लेंगे। ठीक है, और जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो आप लोग का कंटेंट डाला है उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो G20 का जो टॉपिक है उसमें आप लोगों को जो ऐड किया गया सिलेबस में वो ये है कि एग्जामिन द सिग्निफिकेंस और रोल ऑफ G20 एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द लाइट ऑफ इंडियाज प्रेजेंट रोल। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि G20 जो समिट हुआ है इंडिया में, तो इंडिया जो इसको होस्ट किया है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुद्दा था जो ध्यान में रखा गया है, और इंडिया का गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल रहा है, कि क्या मुद्दों पर इंडियन गवर्नमेंट जो है उसमें इंडिया का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले कि टॉपिक को स्टार्ट करें, आप G20 का जो सिंबल था वो देखो आप, ये था G20 कमल का फूल, जो 20 का 0 है वो अर्थ के शेप में था और नीचे कमल का फूल था, और ये नीचे उसका जो स्लोगन था या लोगो कह लो, या फिर ये तो लोगो हो गया, इसका जो थीम था वो वासुदेव कुटुंबकम था। ठीक है, ये संस्कृत का वर्ड है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, ये तो आप लोग इसके बेसिक बात को जान लिए। अब हम लोग जो टॉपिक है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो G20 क्या है? G20 जो है ग्रुप ऑफ 20 नेशंस है, 20 कंट्रीज़ है, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट है। अच्छा, G20 होता क्या है कि जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे टॉप इकोनॉमी वाला जो देश है, जहाँ का जीडीपी सबसे ज़्यादा होता है, तो वो उनका जो टॉप कंट्रीज़ है उनका ग्रुप है वो G20। ठीक है, और ये जो 20 कंट्रीज़ है इनको टाइम टू टाइम हर साल मीटिंग होता है, ताकि जो है वो इकोनॉमिक लेवल पे बड़े बड़े डिसीजन को ले पाएँ और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रहे, ताकि जो 1929 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था वैसा कुछ ना हो दोबारा। ठीक है, तो इसको देखते हुए ये G20 सम्मेलन किया जाता है। तो G20 सम्मेलन जो होता है ये पहली दफ़ा कब फाउंड किया गया था? 1999 में, और इसका मकसद क्या था वो आपको हम बता चुके हैं। इसमें अदर 19 कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें G20 के जो मेंबर्स कंट्री हैं वो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन है। क्लियर हो गया? तो ये 20 देश हैं जो इसके पार्टिसिपेंट है। अब G20 का जो फंक्शन होता है, G20 के जो लोग होते हैं कंट्री में, जो उसके जो लीडर्स होते हैं, वो जो हर साल मिलते हैं, तो वो किस मकसद से मिलते हैं? तो उनका जो मकसद होता है कि वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक है, वो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, डिजिटल इकोनॉमी जो है वो मेंटेन रहे, क्लाइमेट फाइनेंस पे चर्चा हो, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जो है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उन पे चर्चा हो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 17 गोल्स है, उन बातों पर चर्चा हो। तो बेसिकली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है, और बाकी अदर एस्पेक्ट जो होता है इन्वायरमेंट का, उन चीज़ों को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ देखा जाता है। तो मेन जो फंक्शन होता है, मेन जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है G20 का, वो यही सब होता है। लेकिन ये तो इन जनरल होता है। और अभी जो हुआ था G20 समिट इंडिया में, तो उसमें किन बातों को मुद्दा में रखा गया था वो भी हम लोग देखेंगे। तो G20 के बारे में एक बात और जान लो कि ये जो G20 के जो 20 कंट्री हैं वो अकेले 85% यानी कि 85% जो है वर्ल्ड का जो जीडीपी है, जीडीपी समझते हो आप, गुड्स सर्विसेज से जो मनी होता है कलेक्ट, वो उसको जीडीपी कहते हैं। तो वर्ल्ड में मान लो जो टोटल जो जीडीपी है उसका 85% ये अकेले 20 कंट्रीज होल्ड करते हैं। ठीक है, और 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये इन्हीं 20 कंट्रीज की वजह से होता है। टू थर्ड जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ये इन्हीं 20 कंट्रीज में। तो आप सोच सकते हो कि ये 20 कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड लेवल पे कितना इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, इंडिया रोल इन G20। तो इंडिया का जो रोल था G20 में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो द G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स अमंग द मेंबर्स कंट्रीज एनुअली। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये G20 है, ये हर साल जो जिसकी जो मेंबर कंट्री है उनको मौका मिलता है कि करके सबको होस्ट करने का। तो पिछले साल जो मेंबर थे इसके इंडोनेशिया, तो उन्होंने दिसंबर में होस्ट किया था पिछले साल, और वहाँ से फिर इंडिया को मेज़बानी मिला 2023 के लिए। तो फिर G20 2023 सितंबर में जो हुआ वो इंडियन कंट्री इसको होस्ट की।
ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट जब इसको होस्ट की तो इसमें जो स्लोगन रखा गया था वो था वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है, ठीक है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका स्लोगन का मतलब है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया वांट टू ब्रिंग अबाउट अ शेयर्ड ग्लोबल फ्यूचर फॉर ऑल थ्रू द अमृतकाल। तो अच्छा, अभी जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट जो है एक टाइम ड्यूरेशन को अमृतकाल कहा गया है कि इंडिया को आज़ादी से देख लो तो अब तक में लगभग 100 साल हो चुका है। हुआ नहीं है, मतलब कि 47 से लेकर के 1947 2047 में 100 साल हो जाएगा। तो ये जो 1947 से 2047 का जो 100 साल का पीरियड है, लास्ट का जो 25 ईयर्स है, इसी को अमृतकाल कहा गया है, ठीक है। ये जो अमृतकाल का पीरियड है हम लोग उसमें इंटर कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, या फिर जब मान लो तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। तो इसमें जो है ना बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लोग इसमें जो है ना हम लोग इस पीरियड में हम लोग तरक्की तो खूब कर लिए, लेकिन इन्वायरमेंट को तरक्की करने का, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कोई एक्शन नहीं लिए, बेहतर से बेहतर एक्शन जो कि इन्वायरमेंट को 100% वाकई में प्रोटेक्ट करे। तो इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस अमृतकाल में हम लोग कुछ ऐसा करें जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से लाइफ को एक्सपेंड करे और इन्वायरमेंट को देखते हुए प्रैक्टिस ऑफ इन्वायरमेंटल कॉन्शियस प्रैक्टिस, यानी कि इन्वायरमेंट को बचाया जाए, ऐसा ऐसा काम करें जिससे हम लोग को तरक्की तो हो और साथ में इन्वायरमेंट का भी ख्याल बात हो पाए, ठीक है। तो ये बात कहा गया। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट जो इसमें इंपॉर्टेंट 6 मुद्दों पर बात की थी इसमें G20 समिट में, उन इंपॉर्टेंट 6 मुद्दों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला था ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। तो ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस क्या है कि बेसिकली जो इंडिया पूरे वर्ल्ड में जो ग्रीनरी है, चाहे फॉरेस्ट कह लो या फिर जितना भी अदर ग्रीनरी है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना है, इस मुद्दे पे बात किया गया। जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट जो ख़राब हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए, इस मुद्दे पे बात किया गया है। और इस पे किस तरीके से पैसा का इन्वेस्टमेंट आए, कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री को कैसे हेल्प करे ताकि जो है क्लाइमेट को मेंटेन किया जा सके, ग्रीन को पूरा ग्रीनरी को मेंटेन किया जा सके। तो इन मुद्दों पे बात किया गया। दूसरा जो था एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, यानी कि जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो बेहतर से बेहतर तरीके से हो और ओवरऑल हर सेक्टर में ये चीज़ का डेवलपमेंट आए और रेजिलिएंट ग्रोथ हो। रेजिलिएंट ग्रोथ का मतलब होता है कि बेसिकली मतलब कि आप सिर्फ कहने के लिए ग्रोथ नहीं कर रहे हो, आप रियलिटी में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो ये चीज़ है। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो चर्चा में का विषय बना था वो था एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेटअप किया गया था, तो उन सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल्स को बेहतर से बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और इसमें कोताही नहीं रहे, ठीक है। चाहे आप आप हंगर का बात कर लो, आप जो अदर एक्सपेक्ट्स था SDG का उनके बारे में बात कर लो, तो हर एक मुद्दों पे SDG के चीज़ों को ख्याल करते हुए उसको एक्सेलरेट करना है। जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ था जो इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ में लेकर के आई थी वो था टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का है यूज़ है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आया जाए और डिजिटली इस चीज़ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को कैसे और बेहतर से बेहतर किया जाए और लोगों को इससे जोड़ा जाए ताकि ये चीज़ ज़्यादा और इजी एंड फास्ट हो पाए और ये आसान हो पाए और बेहतर से बेहतर हो पाए, ठीक है। जो पांचवा था वो था मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी का मतलब क्या हुआ कि इस सदी में जो है जितने भी कंट्रीज़ का अपना में जो अपने अपने ग्रुप का जो मीटिंग होता है, जैसे कि सार्क होता है साउथ एशियन कंट्रीज़ का, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ का कुछ आपस में मीटिंग होता है, अपने मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो इनका एक ग्रुप हो गया। जैसे कि ये हो गया आपको और भी अदर कंट्री का ब्रिक्स समिट हो गया, ब्रिक्स के देश हैं वो हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्वाड सम्मेलन होता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और इस तरह की कंट्रीज़ होती हैं। तो इन जितने भी ग्रुप की कंट्रीज़ हैं इन सबको आपस में जो है ऐसे बातों पे चर्चा करना है जो वर्ल्ड लेवल पे जो है जो G20 का जो बेहतर मुद्दा होता है उन सारे मुद्दों को यहाँ पे भी डिस्कस किया जाए और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का बात किया जाए, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात हो, चाहे क्लाइमेट कंट्रोल की बात हो, और हर मुद्दों पे यहाँ पे भी चर्चा हो। जो लास्ट है वो वोमेन लेड डेवलपमेंट है। तो वोमेन लेड डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि इस सेंचुरी में या फिर आगे भी जो वोमेन है उनको डेवलपमेंट में पीछे नहीं रखा जाए, उनको भी हर एक एस्पेक्ट में, हर एक डेवलपमेंट सेक्टर में उनको भी आगे प्रमोट किया जाए और उनका भी
हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, या फिर कह सकते हो उनके भी जिम्मेदारी को 100% अप्रिशिएट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी को लिया जाए, तो दिया जाए, ये चीज़ है। तो इन 6 मुद्दों पे इंडियन गवर्नमेंट जो है G20 समिट में इस बार में जो है ऐड किया और इन मुद्दों को हाईलाइट किया और उठाया। तो विद दिस आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, और आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे, एंजॉय समझे होंगे और एंजॉय किए होंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हेल्प टू ग्रो दिस चैनल। थैंक यू।